हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 33 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 32 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और कई ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, आपकी यूज़ का कंटेंट मिल रहा है और आपको लगता है कि नहीं, ये आपके आपके पेपर में या आपके एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। और लोगों के बीच शेयर करें जिनके लिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इतने महंगे महंगे कोर्सेज नहीं ले सकते हैं, उनको जेन्युइन कंटेंट के साथ एक एग्जैक्ट पॉइंट टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है, उसको आप ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है तो। खैर, और पिछले संडे और मंडे, संडे तो खैर ऑफ रहता है क्योंकि मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है 7:30 पर, है ना। 7:30 पर अपलोड होती है पर डे। मंडे में कहीं बाहर था इसलिए गैप हो गया था, है ना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो उसके लिए मैंने बता भी रखा है कि आप इंस्टाग्राम आईडी मैंने बना रखी है LWV लर्न विद विजुअलाइजेशन _ऑफिशियल नेम से, हाँ। जिसकी जो क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो करना न भूलें। यहाँ आपके लिए वोकैब की और जीएस के शॉर्ट्स वगैरह, जीएस के सर आपके लिए करंट अफेयर्स वगैरह की रिवीजन और नई न्यूज़ सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाती है, सारे मिलती है, इसलिए आप उसको फॉलो जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। ये CPO मेंस 2022 का पेपर है, वहाँ से मैंने क्लोज टेस्ट उठाया है, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 ऑप्शंस रहे, ठीक है। और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा, है ना। आपका आंसर जो आपको लगता होगा आपके हिसाब सही है, चेक करेंगे आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। 5 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर कमेंट किया करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आई वॉज डैश टू नो हाउ हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। आई हैड थॉट both were dash, but gradually I realized there is a big difference between the two words. Hearing is a physical phenomenon. Whenever somebody speaks, the sound waves generated reach you and you definitely hear whatever is said to you. Dash, using your mind to understand whatever is being said, is listening. Diving deeper, I found that listening is not only hearing with dash but is much more than that. Listening is hearing with full attention and applying our, ठीक है, applying our dash। अब चलिए पहला वाला पोस्ट करते हैं फिल करने की। आई वॉज डैश टू नो हियरिंग दैट हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। अब मुझे एक चीज़ बतानी है, यहाँ देखिए डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है ना। और अगर इसी जगह इन डिफरेंट होता तो इन डिफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी लगती है, टू। इसको नोट कर लेंगे जिसको नहीं पता है, ठीक है। इसका कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, इन डिफरेंट के साथ टू और डिफरेंट के साथ फ्रॉम। चलिए, आई वॉज डैश टू नो हाउ हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। आई वॉज, मैं क्या था, मैं खुश था, जॉयस। मैं क्यूरियस था, उत्सुक था। मैं नर्वस था, मैं सस्पिशियस था। मैं क्यूरियस था, मैं उत्सुक था इस बात को जानने के लिए कि हियरिंग और लिसनिंग वर्ड दोनों डिफरेंट कैसे हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्यूरियस। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, आई वॉज क्यूरियस टू नो हाउ हियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। आई हैड थॉट बोथ वर डैश। मैं सोचता था कि डैश दोनों, आगे पढ़ लेते हैं समझ में आएगा। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब देखिए
आगे तो उसने क्या कहा, उसको बिग डिफरेंस है, तो उसने पहले क्या माना होगा कि दोनों एक जैसे हैं, बाद में डिफरेंस मान रहा तो पहले एक जैसा मान रहा होगा ना। एक्रोनिम्स तो क्या होते हैं, जैसे एक्रोनिम्स क्या होते हैं, जैसे किसी का फुल फॉर्म, मैं बोलूँ जैसे इसरो, इसरो क्या है, एक्रोनिम है ये, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स किसी का उल्टा, सैनोनिम्स दो जो सेम चीज़ें हों। होमोनिम्स, होमोनिम्स तो जानते हैं जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, मैं आपको कई होमोनिम्स होमोफोन्स बताता हूँ ना। इसका आंसर क्या होगा, बी, हो साइनोनिम्स। आई हैड thought both were synonyms, but gradually I realized I realized there is a big difference between the two words. Hearing is a physical phenomenon. Whenever somebody speaks, the sound waves generated reach you, and you definitely hear whatever is said to you. Dash, देखिए dash, countlessly मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, रेपिटेशनली, लालच, ग्रीडी, इमोशनलेसली नहीं, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली क्या होता है, कॉन्शियसली मीन्स होता है सचेत, अवेयर, है ना। थर्ड, थर्ड का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कह दिया कॉन्शियसली मतलब अवेयरली, इमोशन का कोई यहाँ बात ही नहीं है, लालच की कोई बात ही नहीं, काउंटलेसली गिनने की कोई यहाँ बात ही नहीं हो रही, अनगिनत की, है ना। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली यूजिंग योर माइंड मतलब आप अवेयर, अवेयर अलर्ट के साथ यूजिंग योर माइंड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बींग सैड इज लिसनिंग, डाइविंग डीपर आई फाउंड दैट लिसनिंग इज नॉट ओनली हियरिंग विद विद with concentration, with classification, with satisfaction, with communication। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है। क्लासिफिकेशन का कोई सेंस नहीं, क्लासिफिकेशन तो किसी चीज़ की, किसी की व्याख्या करना, सेटिस्फैक्शन का कोई सेंस नहीं, यहाँ कोई वो कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। इसका आंसर है कंसंट्रेशन। जितनी आप कंसंट्रेशन रखेंगे, जब कोई बोल रहा है तो आप उसकी, जब उसकी बातों को, अब मैं बोल रहा हूँ कुछ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल जाता हूँ और बहुत कम लिखता हूँ, तो जो मेरी बातों पे कंसंट्रेशन रख रहा है उसको चीज़ें ज़्यादा, उसको वो चीज़ ज़्यादा पकड़ पा रहा होगा। मेरी नेक्स्ट क्लास, जैसे मैं 33 क्लास पर हूँ, जिसने मेरी पिछली 32 क्लासेस देख रखी हैं, ध्यान से देख रखी, मेरी बातों को सुन रहा है, उसको फॉलो कर रहा है ना, तो उसको 33 क्लास से, जब भी 33 क्लास देखेगा मेरी, तो उसको और वो कनेक्ट कर पाएगा मुझसे कि नहीं सर ने ये चीज़ बताई थी, अब सर उस चीज़ को फिर रिवाइज करवा रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, कंसंट्रेशन से देख रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ए, कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। डैश बट इज मच मोर देन दैट लिसनिंग इज हियरिंग विद फुल अटेंशन एंड अप्लाइंग अवर टैलेंट, अप्लाइंग अवर स्किल, अप्लाइंग अवर ट्रेंड, अप्लाइंग अवर माइंड। इसका आंसर क्या होगा, डी, है ना। टैलेंट, टैलेंट से मुझे एक वर्ड याद आता है, बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। एक होता है फ्लेयर, ओके, एक होता है फ्लेयर। दोनों, दोनों का होमोफोन्स है, होमोफोन्स मतलब फोन मतलब वॉइस, होमो मतलब सेम, लिख देता हूँ, होमो फोन, पढ़ा होगा ना आपने, होमोफोन्स। फोन मतलब होता है वॉइस, है ना, और होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। जिसकी सेम वॉइस आ रही हो उसको बोलते हैं होमोफोन्स। और होमो निम्स होता है एक, निम मतलब स्पेलिंग, स्पेल, है ना, जिसकी स्पेलिंग सेम सेम लग रही हो उसको बोलते हैं होमोनिम्स, ठीक है। खैर, हम लोग कहाँ थे, फ्लेयर। देखिए फ्लेयर क्या होता है, टैलेंट, है ना। और ये फ्लेयर क्या होता है, ये फ्लेयर होता है फायर, फायर या चमक बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडेफिनेटली। अब देखिए कोई चीज़ जो हमेशा रहे, जैसे आजकल एक वो मूवी चल रही, क्या नाम है उसका, सैयारा, है ना, वो कुछ उस टाइप के, माई लव इज एटर्नल फॉर यू, मतलब क्या है इसका, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सर्वदा मतलब हमेशा रहेगा, एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, है ना। एटर्नल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो चीज़ हमेशा रहे, ख़त्म ना हो कभी, है ना, उसको बोलते हैं एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, परपेचुअल। एक होता है ट्रांसिजेंट, है ना, एक होता है इनट्रांसिजेंट। मेरा लव क्या है तुम्हारे लिए, इनट्रांसिजेंट है। परपेचुअल है, परपेचुएट तो सिन होता है, सिन पाप, गो रॉन्ग, गलत जाना, है ना, उसको बोलते हैं गो रॉन्ग। परप्लेक्स, परप्लेक्स जानते हैं, कंफ्यूज। परमिट जानते हैं, परमिट को परमिशन मिलना, परमिट परमिशन मिलना। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अ स्टोरेज रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग, स्टोरेज रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग। अलमीरा तो जानते हैं, एन अलमीरा, वार्डरोब नहीं, क्लोजेट नहीं, इसका आंसर क्या होगा? क्लॉक रूम। क्लॉक रूम नहीं, वो जो स्टेशनों में बने रहते हैं, आप अपना जाके सामान वहाँ रख देते हैं, है ना, फिर अपना घूमने निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। वही यहाँ पर लिखा है स्टोरेज रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग, है ना। अब स्टेशन पब्लिक की बिल्डिंग है, उस पर जो एक क्लॉक रूम बना होता है जहाँ सामान रखा रहता है, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, है ना। चलिए क्या दिया है? च्यू द फैट। च्यू द फैट का मतलब होता है गॉसिप करना बहुत लंबे समय तक, है ना। यहाँ एक और वर्ड लगा लीजिए, इन लॉन्ग टाइम, है ना। इसका आंसर क्या होगा? डी, टू गॉसिप और चैट कैजुअली इन लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के लिए कोई गॉसिप बक करते रहना, बातें करना किसी से। इन तीनों कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे वर्ड क्या दिया है? रन इरेंट्स। रन इरेंट्स का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए निकलना। टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए निकलना, है ना, उसको बोलते हैं रन इरेंट्स। टू पार्टिसिपेट, एरेस, फिनिश, रनिंग, इनका कोई सेंस नहीं, इन तीनों कोई सेंस नहीं। अब देखिए मैं कुछ रन से आपको वर्ड बताता हूँ, मतलब रन से कुछ फ्रेजल कुछ ईडियम बताता हूँ, क्योंकि ईडियम बताना भी ज़रूरी, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए एक होता है रन अराउंड इन सर्किल्स। देखिए रन वर्ड से जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ ईडियम्स, वो बताता हूँ आपको, है ना। एक होता है रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम, ठीक है। और एक बताता हूँ रन ऑफ द मील, रन ऑफ द मील। तीन काफी होंगे। एक और बताता हूँ, रन इनटू रफ वेदर। इनके बीच स्पेस नहीं है, ठीक है। रन अराउंड का मतलब क्या होता है? टू कीप गोइंग, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब कोई काम करते जाना लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला, लिख लीजिए। टू कीप डूइंग समथिंग, टू कीप डूइंग समथिंग, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। ये क्या होता है? रन आउट ऑफ स्टेम। रन आउट ऑफ स्टेम का मतलब होता है टू लूज एंथुजियाज्म, मतलब अपना उत्साह खो देना, अपना, टू लूज एंथुजियाज्म या इम्पेटस बोल सकते हैं। रन ऑफ द मील का मतलब बता रहा हूँ, इसका नीचे बता दूंगा इधर, ठीक है। रन ऑफ द मील का मतलब क्या होता है? बोरिंग, डल एंड बोरिंग, टीडियस, मैं कई वर्ड कराया ना मैंने, टीडियस, डल एंड बोरिंग, क्लीसे। और क्या बचा? रन इनटू द वेदर। रन इनटू द वेदर का मतलब एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। इसका आंसर क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए हटाता हूँ मैं इसको, आगे बढ़ता हूँ। आगे वर्ड क्या दिया है? टर्स। टर्स का सिनोनिम पूछा है। टर्स मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ संक्षिप्त में उत्तर देना। मैं संक्षिप्त वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कंसाइज आपके लिए, है ना। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा ब्रीफ, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा सक्सेंट, है ना। और क्या लिख सकते हैं? सक्सेंट, एब्रिज्ड। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं लाया हूँ, ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं लाया हूँ, यहाँ पर जी इसके बाद है ना, एब्रिज्ड। लेकिन एक टर्स का मतलब क्या होता है? इम्पोलाइट, रूड,
एक टर्स का मतलब कंसाइज भी होता है, संक्षिप्त, संक्षिप्त में उत्तर देना, मतलब एक बहुत बड़ा आंसर आपको 2 लाइन में आप आंसर देते हैं उसको बोलते हैं टर्स, ब्रीफ, कंसाइज, सक्सिंट, अब्रिज्ड। अब्रिज्ड मतलब होता है छोटा कर देना किसी को, है ना। इम्पोलाइट, रूड, इसका मतलब एक टर्स का और भी मतलब होता है, इसका मतलब निकलता है इम्पोलाइट, किसी से रूड होना, इंसोलेंट होना, इंसोलेंट, सोलेंट, सॉसी, सॉसी, या बोल सकते हैं इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट। एक मतलब इसका टर्स का ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब शॉर्ट से ही दिया गया है, मतलब कोई चीज़ छोटा होना, है ना। ओवर्ट, ओवर्ट होता है ओपन, है ना, और कॉवर्ट होता है सीक्रेट, है ना, सीक्रेट, सी लगा के नेगेटिव कर दिया, है ना। ब्रैगेट, ब्रैगेट मतलब वो क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक के उसको बोलते हैं ब्रैगेट, है ना। इनर्ट, इनर्ट मतलब जन्मजात। रिमोट, देखिए रिमोट के भी दो मतलब होते हैं, आज मैं सिनोनिम ही ऐसे लाया हूँ जो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से, है ना। एक रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, डिस्टेंट समझते हैं, मतलब रिमोट एरियाज, बहुत दूर दराज के क्षेत्र, उनको बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंट। एक होता है इम्पॉसिबल, इसका मतलब रिमोट का इम्पॉसिबल, या बोल सकते हैं इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ठीक है। डिस्टेंट, अलूफ, यहाँ इसका मतलब डिस्टेंट से ही है, दूर से है, लेकिन एक रिमोट का मतलब इम्पॉसिबल भी होता है, इम्प्रोबेबल भी होता है। अब अब बच्चे को अगर ये वर्ड मिलेगा तो ये वर्ड वो कनेक्ट करके नहीं आएगा, है ना। और वो रिमोट का और राइट साइनोनिम नहीं पूछेगा, वो एंटोनियम पूछेगा, जब उसको फंसाना होगा तो क्या पूछेगा, रिमोट का एंटोनियम बताइए, और वो ऑप्शन में पॉसिबल देगा, लेकिन आप पॉसिबल लगाएंगे नहीं, क्योंकि आप रिमोट का मतलब डिस्टेंस पढ़ के गए हैं, है ना। आप दूर से वहाँ वर्ड देखेंगे, वहाँ वर्ड देगा ही नहीं, है ना। इसके दो मतलब होते हैं, डिस्टेंट एंड इम्पॉसिबल। इसका आंसर क्या होगा, सोसिएबल, एलूफ, इसका आंसर क्या होगा डी, ठीक है। सोसिएबल जानते हैं, ग्रेगेरियस, कोई जो मिलनसार व्यक्ति हो। रैश, रैश ड्राइविंग होती है ना, लापरवाही। रिमोर्स, रिमोर्स मैंने वर्ड कराया था, रिपेंटेंस, रिवफुल, लिख देता हूँ, रिवफुल, पछतावा, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। और एक वर्ड क्या कराया था मैंने, अटॉनमेंट, है ना। अभी कल ये शायद 32 या 31 क्लास में ही करवाया था मैंने, रिमोट एटॉन वर्ड था, है ना। स्टेल, स्टेल वर्ड मैंने किसी एरर में समझाया था, लेकिन आज मैं उसको लेकर भी आ गया हूँ, क्योंकि पूछा गया था पेपर में, मैं अपने मन से बना के नहीं लेके आऊँ कि मैंने वहाँ बताया था इसलिए मैं लेके आ गया, पेपर में पूछा गया था ये वर्ड, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, मुझे दिख गया। स्टेल, स्टेल का मतलब क्या क्या मैंने बताया था, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। रेंसिड, रेंसिड, शोर, है ना। और क्या बताया था, प्यूट्रिड, है ना। और क्या बताया था, फैटेड। और क्या बताया था मैंने, डिकेड। और क्या बताया था मैंने, फैटेड, मस्टी, ठीक है, रोटेन, फाउल। इन सब का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना, बासी होना, है ना। और इसका एंटोनी ने पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेश। कट जानते हैं, ग्रीन जानते हैं, लीफी, लीफी मतलब क्या होता है, पत्तेदार कोई चीज़, है ना। इसकी भी इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या दिया, टैबू, टैबू मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बैन करना, प्रोहिबिशन करना, प्रोहिबिशन। आई होप सब क्लियर दिख रहा होगा। प्रोहिबिशन, एक वर्ड होता है इसका इनहिबिशन, कोई चीज़ बैन कर देना, सीज कर देना, स्टॉप कर देना। डिसशन, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। प्रमोशन, एक्सेप्टेबल। ओबीडियंस, ओबीडियंस क्या होता है, ओबीडियंस होता है जो किसी की आज्ञा मानता हो, है ना। उसका आंसर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ओबीडियंस। ये भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर क्या होगा, एक्सेप्टेबल, बी, ठीक है। जो बैन, जो किसी चीज़ को बैन कर दे, मना कर दे, एक्सेप्टेबल जो मान ले, है ना, उल्टा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एरर दिया है, शो मी फाइल विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द लॉयर, है ना। अब देखिए मैंने बताया था, जिस भी चीज़ को अगर आप, देखिए आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए, एन एंड द, ये दोनों क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है,
है ना। ये डेफिनेट आर्टिकल कब आता है, जब किसी चीज़ को आप पॉइंट आउट करने लगें, जब किसी चीज़ को आप एलेबोरेट करके बताने लगें, तब वहाँ पर दा लगाते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, शो मी फाइल विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द लॉयर। अब देखिए आपने पॉइंट आउट कर दिया, कौन सी फाइल, शो मी द फाइल विच हैज़ बीन गिवन बाय यू द लॉयर, जो मुझे वो फाइल दिखाओ जो लॉयर ने दी है, जो मुझे वो फाइल दिखाओ जो आपको लॉयर ने दी है। मान लीजिए यहाँ 10 फाइल रखी हैं, है ना, मैं बोलूँ दिस इज देयर आर फाइल्स। अब यहाँ फाइल्स कौन कौन सी हैं, इतनी सारी फाइल हैं, 1 2 3 4। अब मुझे कौन सी फाइल चाहिए, मुझे वो फाइल दिखाओ जो फाइल मुझे जो फाइल तुम्हें उसने लॉयर ने दी है, डॉक्टर कहने जा रहा था, जो फाइल तुम्हें लॉयर ने दी है। अब कौन सी दी है, मान लीजिए ये वाली दी है, तो इसके लिए मुझे दा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, स्पेसिफिक करना पड़ेगा उसको। जब चीज़ों को स्पेसिफिक कर देते हैं तब उससे पहले दा लगाते हैं, तभी वो डेफिनेट आर्टिकल बनता है। ठीक है, क्या होगा, शो मी द फाइल विच हैज़ बीन गिवन यू बाय द लॉयर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आई होप समझ में आया होगा। किड्स आर ऑलवेज वॉचिंग वॉट यू डू एंड इग्नोर वॉट यू सेज। देखिए ये किड्स का भी है और आजकल की यूथ का भी प्रॉब्लम यही है कि वो जो देख रहा है इंसान को करते वही वो कर रहा है, लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं उस चीज़ को वो इग्नोर कर देता है ना, और ये आपको नहीं करना है। बहुत चीज़ें नेगेटिव लाइफ में, सबसे ये समझ लीजिए कि 70 to 80% चीज़ें नेगेटिव ही चलती हैं, पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन आपको उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर साथ में चलना है। अगर आप नेगेटिव के पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी भी नेगेटिव की तरफ ही निकल जाएगी, आपको वहाँ नहीं जाना है ना। उस जो 10-20%, उन्हीं 10-20% की जो ज़िंदगी होती है पॉजिटिव की, आपको उसी पॉजिटिविटी में ज़िंदगी बितानी है और उसी पॉजिटिविटी को लेकर अपने साथ चलना है। ये नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी है, आपके घर में भी हो सकती है नेगेटिविटी, आपके आसपास भी होगी, आपके आस पड़ोस में होगी, आपकी रिश्तेदारियों में होगी, कुछ जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके कुछ रिलेशन होंगे, दोस्त यार होंगे, एक्स्ट्रा रिलेशन होंगे, है ना, आप समझ रहे हैं मैं कैसे रिलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। उसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखिए, है ना। और मैं बस यही कहना चाह रहा था, चलिए आगे बढ़ता हूँ। किड्स आर ऑलवेज वॉचिंग वॉट यू डू एंड इग्नोर वॉट यू। अब देखिए यू क्या है, प्यूरल, तो मैं प्यूरल, और ये अपनी बात कर रही है प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब लेगी, सेज नहीं से होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तब वो सिंगुलर बनता है, और जब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनता है, सिंगुलर। ठीक है, सॉरी प्यूरल जब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता तब वो प्यूरल बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर से, इसके साथ एस नहीं लगा तो ये प्यूरल है ना, और एस लगा था तो ये सिंगुलर था। ठीक है, वैसे गो क्या है, प्यूरल, और गोस क्या है, सिंगुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वन में डिनाई दैट एंजेलिना वॉज आ डिवोटेड वाइफ एंड मदर। अब देखिए नो वन मे डिनाइड। अब देखिए मे क्या होता है, जिसको मैं डिटेल में पढ़ना है वो जाकर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर लक्ष्य 2025 नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप मॉडल पे जाएंगे और मे को पढ़ेंगे। आपका मे से रिलेटेड कोई भी या मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, है ना। आप मे वहाँ से जाकर पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर मे का सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, नो वन, मतलब कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता है कि जो एंजेलिना है वो एक अच्छी माँ और अच्छी वाइफ नहीं है ना। तो नो वन कैन डिनाई। अब यहाँ देखिए किस पे पास्ट में जा रहा है तो कुड कर दीजिए, नो वन कुड डिनाई दैट एंजेलिना वॉज डिवोटेड वाइफ एंड मदर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आई फियर सी इज फ्रेटिंग अबाउट समथिंग, आई विश आई कुड डैश व्हाट इज। अब देखिए इन्वेस्टिगेट का मतलब मैंने आपको बताया था लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, डिस्कवर, कोई चीज़ डिस्कवर करना, है ना। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्वेरल। ठीक है, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्वेरल। अब यहाँ देखिए फॉल आउट में यहाँ स्पेस है ना, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब। एक फॉल आउट नाउन होता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना। ये होता है नाउन, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, इफेक्ट, है ना।
ये अलग है, ये नाउन है और ये फ्रेजल वर्ब है, फॉल आउट, ठीक है। और एक फॉल ऑफ होता है, बता देता हूँ, फॉल ऑफ या फॉल अवे, दोनों का मतलब ही होता है डिक्रीज, मतलब किसी चीज से अलग होते जाना, है ना, डिक्रीज, ठीक है। और एक होता है फॉल थ्रू, फॉल, दूसरे पेन से लिखता हूँ, फॉल थ्रू, इसका मतलब क्या होता है, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, ठीक है, फेल होना, ओके। इसका आंसर क्या होगा, आई फियर शी इज फ्रेटिंग अबाउट समथिंग, आई विश आई कुड फाइंड आउट व्हाट इट इज। इसका आंसर क्या होगा, काश मैं ये पता लगा पाता कि क्या है ना। तो डिस्कवर, पता लगाना, फॉल आउट बता दिया मैंने, फॉल आउट मतलब क्या होता है, क्वेरी बताइए, है ना, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, इस बारे में तो सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, डोंट डैश फेथ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब देखिए, डोंट लूज या डोंट लूज रेज, अब यहाँ देखिए वहाँ पर रेजेस वर्ड दिया था, मुझे राइजेस भी बताना था इसके साथ साथ, इसलिए मैं दोनों वर्ड साथ में लिख के लाऊं ताकि मैं भूल ना जाऊँ आपको बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको बताना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, एक होता है राइज, है ना, एक होता है रेज, दूसरा पेन लेता हूँ, है ना। राइज का मतलब क्या होता है, उगना, मेरे साथ साथ लिखेंगे इसको, अच्छे से नोट करेंगे ये चीज़, उगना, है ना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है राइज की, रोज, एंड थर्ड होती है राइजन, ठीक है। और जस्ट इसका मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है पालना या उठाना, ठीक है। राइज का मतलब उठना, लेकिन अगर उठाना सेंस है तो रेज लगाएंगे आप। अभी एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड, और थर्ड भी क्या होती है, रेज्ड। जैसे आई रेज्ड या रोज माई हैंड, ठीक है। और द सन रेजेज या राइजेज इन द ईस्ट, बताइए क्या होगा। मैंने मेरा हाथ उठा है कि मैंने उठाया है, मैंने अपना हाथ उठाया था, है ना, तो क्या होगा, रेज्ड, रोज नहीं। सन उगता है या उगाया जाता है, वो खुद उगता है, मतलब वो खुद जो अपने आप में हो, है ना, जो अपने आप से हो उसको बोलते हैं राइज, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, रेजेस नहीं, ठीक है। आई होप समझा होगा। इन दोनों का मतलब डिटेल में नोट कर लेंगे। राइज का मतलब कोई चीज़ उगना या उठाना, रोज राइजन, है ना। एक रेज का मतलब पालना भी होता है, जैसे बच्चों को पालना होता है ना, उसको बोलते हैं रेज, ही रेज्ड हिज सन, है ना, उसने अपने बच्चे को बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। गिव का मतलब तो देना होता है ना। लूज, इस लूज का मतलब होता है कोई चीज ढीला होना, कोई चीज ढीली सेंस हो ना, ढीले पे जाता है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, लूज, मिस, कोई चीज खो देना, मिस कर देना, है ना। तो क्या होगा, डोंट लूज फेथ, मतलब अब फेथ मत खो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कभी भी अपनी फेथ, अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है ना। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाता है, यही वो कहना चाह रहा है ना। डिड ऑफेंसेस, एक ये फेस 12 का पूछा गया क्वेश्चन है ना, ऐसा ये पैराजंबल पूछा था, मुझे दिख गया था इसलिए मैं ले आया। डिड ऑफेंसेस नो यू दैट मैन 4 times कमिट ड्राइविंग एज मैनी वुमेन डू, क्वेश्चन मार्क, एज। अब देखिए एज मैनी एज, अब देखिए मुझको एज के आई के बाद के दिख रहा है ना, यहाँ के से पहले आई है, जैसे सेकेंड, पहले एक चीज देखते हैं, मैंने बताया था डिड 3D, डू, डिड या डज, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिड
अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा, है ना। तो डिड यू नो, क्योंकि डिड के बाद न्यू तो लग नहीं सकता, नोन लग नहीं सकता, ऑफेंसेस लग नहीं सकता, क्या होगा डिड यू नो। तो मतलब ए डी सी यहाँ है, ए डी सी यहाँ है, ए डी बी यहाँ नहीं है, ए डी ई यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि एज मैनी एज का पेयर होता है ना, सो एज का पेयर होता है, टू का पेयर होता है ना। तो एज का पेयर, तो आई के बाद के दिखना चाहिए। यहाँ आई से पहले के दिख रहा था इसलिए काट दीजिए, है ना। यहाँ आई पहले दिख रहा है, के बाद में सही दिख रहा है, आई के बाद के दिख रहा है, यहाँ पर भी सही दिख, लेकिन यहाँ पर ए डी बी था। अब यहाँ कनेक्ट कर, इन दोनों को एक पढ़ेंगे, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले ए पढ़ते हैं, ए डी सी, डिड यू नो, ई दैट मैन एफ, फोर टाइम्स एज मैनी ड्राइविंग एज वुमेन डू ऑफेंसेस। मुझे तो नहीं सही लग रहा, ये वाला पढ़ के देखते हैं। ए डी सी, डिड यू नो दैट मैन कमिट फोर टाइम्स एज मैनी ड्राइविंग ऑफेंसेस एज वुमेन डू। बिल्कुल सही दिख रहा है, है ना। किसकी तुलना हो रही है, मतलब जो फोर टाइम्स का, जैसे जो चार बार मेंस कर सकते हैं। देखिए मैन क्या होता है, सिंगुलर जिसमें ए लगा होता है और ई लगा होता है, वो प्लूरल होता है, दैट मैन, है ना। तो यहाँ मैन प्लूरल है, वैसे ही वुमेन, ये वुमेन सिंगुलर है और ये वुमेन प्लूरल है, ठीक है, जिसमें एम ई एन वाला प्लूरल होता है और एम ए एन वाला सिंगुलर होता है। खैर मैंने इसका आंसर बता दिया, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आई होप समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा अजीब सा था उसको, मतलब टाइम टेकिंग था, कठिन नहीं था, बस टाइम टेकिंग था, आपका टाइम बर्बाद करना है उसको, इसलिए वो ऐसे फॉर एग्जाम्पल देगा। वैसे तो बहुत, मतलब जब 10 शिफ्ट होती है तो किसी एक शिफ्ट में आ गया तो आ गया, वैसे तो आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाय द डॉक्टर टू ड्रिंक, और यहाँ तक जो भी आया जिसको ये कंटेंट टू द पॉइंट लग रहा है ना, वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके यूज़फुल है, या आपके किसी दोस्त या आपके किसी भाई बहन को इससे फ़ायदा होगा, तो उसको शेयर जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाय द डॉक्टर द लेडी वॉज कंपेल्ड सच अ वाइल्ड मेडिसिन दैट बट किल्ड बाय हिम सी वॉज ऑल। अब देखिए सी वॉज ऑल, ई से तो सेंटेंस खत्म नहीं होगा। मुझे ये चीज़ तुरंत दिख गई कि ई पर सेंटेंस आप खत्म नहीं कर सकते। सी वॉज ऑल, तो यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं, ठीक है। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब कोई एक पढ़ेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पढ़ते हैं, बाय द डॉक्टर टू ड्रिंक सच अ वाइल्ड मेडिसिन दैट बट किल्ड बाय हिम सी वॉज ऑल दैट वॉज लेडी कंपल्ड। कुछ भी वो बता रहा है, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। एक बार पढ़ के देखते हैं। द लेडी वॉज कंपेल्ड बाय द डॉक्टर टू ड्रिंक बट किल्ड बाय हिम सी वॉज ऑल क्या पढ़ गया मैं, BAC सच अ वाइल्ड मेडिसिन दैट सी वॉज ऑल बट किल्ड बाय हिम। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। वेरी इजी, है ना। थोड़ा सा बात कनेक्ट करने की जरूरत थी और कुछ उसमें ज़्यादा खास नहीं था। माई ब्रदर हैज़ सेंट मी अ मैसेज। अब मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा जिस टेंस में दिया होता है उसी टेंस में आंसर भी देते हैं। बस पैसिव वॉइस क्या करता है, फोकस चेंज कर देता है। यहाँ फोकस किस पर है, माई ब्रदर पर। अब जब इसका पैसिव बना देंगे आप तो फोकस चेंज हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, मैसेज पर। बस फोकस चेंज हो जाएगा। अभी फोकस क्या है, माई ब्रदर, मेरे भाई ने मुझको मैसेज भेजा है, अभी मैं ये बोल रहा हूँ। अब फिर मैं उसके बाद क्या बोलूँगा, ये मैसेज मेरे भाई के द्वारा भेजा गया है। अब यहाँ मैंने क्या फोकस किस पे कर दिया, मैसेज पे। मेरा शब्द पहले मैंने क्या निकाला कि ये मैसेज, मान लीजिए ये पेन मेरे भाई के द्वारा भेजा गया है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस पेन पे फोकस किया। अब मैं बोलूँ मेरे भाई ने ये पेन दिया है, अब मैंने फोकस किस पे किया, मेरे भाई पर, ठीक है।
वैसे ही यही पैसिव होता है, सिर्फ वो फोकस चेंज कर देता है, बाकी टेंस कभी चेंज नहीं होता है। अब मैसेज सिंगुलर, इसलिए मैसेज के बाद हैज़ लगेगा, यहाँ पर लगा है, यहाँ गलत, यहाँ आई है, पता नहीं कहाँ से लिया है। मी से कोई नहीं, मी से भी बन सकता है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब एक चीज़ और देख लीजिए, जब दो सब्जेक्ट दिए हों, सॉरी दो ऑब्जेक्ट दिए हों, तब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, है ना, आई से बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सही बना हो तो तब सही होगा। आई हैव बीन सेंट एन मैसेज, आई हैव बीन सेंट एन मैसेज टू बाय माई ब्रदर, कुछ भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे बनाएंगे या इससे बना दी तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे गलत हो जाएगा, लेकिन प्रेफर इससे किया जाता है। अगर इससे बना हुआ दोनों सेंटेंस सही होते, अगर यहाँ ये सही लिखा होता तो मैं इसको प्रेफर करता और इसको गलत कर देता, है ना। इसका आंसर तो ए है, लेकिन अगर ये सही बना होता तो मैं इसको गलत कर देता। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, अ मैसेज हैज़ बीन, मैसेज सिंगुलर था इसलिए हैज़ बीन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, सेंट टू मी बाय माय ब्रदर। इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये तो गलत था इसलिए गलत, है ना। मैंने क्या बताया, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बना देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। सी सैड आई लव टू ईट पाइनएप्पल। अब देखिए मैंने बताया, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच आए, जब भी नरेशन की बात आती है तो हमेशा आप उसको किस में ले जाइए, पास्ट में, है ना। आई लव, ये किस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या होना चाहिए था, लव्ड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ लव दिया है, गलत, यहाँ है, यहाँ तो गलत, यहाँ पास्ट परफेक्ट ले गया, तो इन दो में कोई सेंटेंस होगा। सी सैड आई लव टू, सी सैड, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, 22 का सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मिस स्पेल्ड वर्ड दिया है, रिकमेंड, यहाँ पर ओ था, मैं गलती से लिखना भूल गया हूँ, रिकमेंड बिल्कुल सही लिखा है। ओकेजन, मैं ओकेजन की स्पेलिंग कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ओकेजन में डबल सी होता है, डबल एस नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही एक होता है टोबैको, टोबैको की स्पेलिंग कोई बताएगा, TOBA डबल CO, टोबैको, ये स्पेलिंग पूछी जाती है इसलिए बता रहा हूँ। एक होती है सिगरेट, है ना, उसकी भी स्पेलिंग सब लोग याद रखेंगे, सिगार ETE ऐसे याद रखिए, है ना, सिगार प्लस ETE। एक होता है रिहर्सल, एक रिहर्सल स्पेलिंग पूछी गई थी, है ना, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। रिहर्सल, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, REHEARSAL। और एक चीज़ आपको जो भी इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं उनको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि प्रैक्टिस जो इस समय पेपर चल रहे हैं फेज 13 के, SSC फेज 13 के, उसमें जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, और एक तो सबसे बड़ी गलती AI कर रहा है कि वो 70 से 80% पेपर पिछला उठा कर रख देता है ना। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि क्लोज टेस्ट भी रिपीट हो गए हैं, है ना। और बाकी वोकैब वगैरह तो आप जानते ही, मैं आपको कहाँ तक लेके जाता हूँ, है ना। तो वोकैब भी आप ही के प्रैक्टिस सेट से आ रही है ना। ग्रामर आपके प्रैक्टिस सेट से आ रही है, वोकैब आपके प्रैक्टिस सेट से आ रही है, वन वर्ड आपके प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं, है ना, स्पेलिंग आपके प्रैक्टिस सेट से आ रही है। तो आप बस इतना करके जाइए, आपको आने वाले एग्जाम्स में, है ना, अब इसके बाद सीजीएल शुरू होगा, सीजीएल शुरू होंगे, MTS शुरू होंगे, CPO भी आ गया है ना। तो आपको सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिस सेट को लगा के जाना और इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। इन्फेक्शन बिल्कुल सही लिखा है, कोलोक्वियल गलत लिखा है। कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा, इसमें डबल L होता है, ठीक है। कमेटी मैंने बताया MMTTE बिल्कुल सही लिखा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही लिखा है। एलिजिबिलिटी सही लिखा है। अनाउंसमेंट नहीं, अनाउंसमेंट में डबल N होता है, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। और आपकी जो क्वेरी हो आप मुझे, मैंने फिर से बता देता हूँ, LWV_official पर आप मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस ID को फॉलो करना न भूलें। आपको वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, जैसे कि वोकैब वगैरह और GS के सर हैं, वो आपको नई चीज़ें और करंट अफेयर GK GS रिवाइज करवाते रहते हैं, है ना। उससे आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।